ओह, तुम जल्दी आ गए। खैर, अंदर आ जाओ। मैं गुस्से वाले चेहरे के साथ मैं बैठा था, तभी मेरी मम्मी मेरी नई नियुक्त की गई बेबीसिटर के साथ लिविंग रूम में आई। मैं 12 साल का हूँ और मुझे बिल्कुल भी बेबीसिटर की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता अड़े हुए थे। एक दुबला पतला पढ़ाकू सा लड़का मेरी मम्मी के साथ खड़ा था और घबराए हुए चेहरे से मुझे देख रहा था। तुम डायलन ही होगे? मैं जोशुआ हूँ। मम्मी से मैंने कहा। बहुत बढ़िया, ये बेवकूफ दिखता है और बोलता भी बेवकूफी भरा है। क्या चुनाव है मम्मी? डायलन, अभी उससे माफी मांगो। ठीक है, सॉरी। जोशुआ ने अजीब सी मुस्कान दी और मेरी मम्मी उसे नियम समझाने लगी। फ्रिज में काफी खाना रखा है। साथ ही मैंने किचन काउंटर पर पैसे रख दिए हैं ताकि तुम लोग पिज्जा ऑर्डर कर सको। डायलन को डरावनी फिल्में देखना पसंद है, लेकिन उसे देर रात तक जागने मत देना, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है मैम, मैं समझ गया। ठीक है। अलविदा डायलन, ठीक से व्यवहार करना। वे चले गए और जोशुआ मेरे पास आकर बैठ गया। तो तुम्हें डर डर हाँ, डरावनी फिल्में। मुझे भी। सच में? क्या तुम कुछ डरावना देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। मुझे पता था कि वह सिर्फ बहादुर दिखने के लिए झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने एक बहुत ही डरावनी फिल्म चला दी जिसमें बहुत सारा खून खराबा था। फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद ही मैं देख सकता था कि जोशुआ का चेहरा पीला पड़ने लगा था। शायद वह अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था। मुझे उसे इतना तनावग्रस्त और डरा हुआ देखकर मजा आ रहा था। शायद हमें पिज्जा ऑर्डर कर देना चाहिए। हाँ, मैं कॉल कर देता हूँ। वह लगभग दौड़ता हुआ रसोई की तरफ भाग गया ताकि टीवी स्क्रीन से दूर हो सके। मैं इससे ज्यादा हंस नहीं सकता था। मैंने सुना जोशुआ पेपरोनी पिज्जा एक्स्ट्रा चीज के साथ ऑर्डर कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आया। क्यों ना मैं उससे छुपन छुपाई खेलने के लिए कहूं। इस तरह मैं उसे बुरी तरह डरा सकता हूं। जैसे ही जोशुआ वापस आया, मैंने उसे खेल का आइडिया बताया और वह खुशी खुशी मान गया। मुझे लगता है कि वो खुश था कि अब उसे वो डरावनी फिल्म और नहीं देखनी पड़ेगी। खेल शुरू करने से पहले मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, तो मैं वॉशरूम चला गया और टॉयलेट पर बैठकर अपना काम करने लगा। मैं सोचने लगा कि अपने बेबीसिटर को कैसे जान से डरा दूं। तभी मैंने दूसरी बार डोरबेल बजने की आवाज सुनी। मैं थोड़ा हैरान था कि पिज्जा इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जब मैं बाहर आया, मैंने देखा कि जोशुआ मुख्य दरवाजे की ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम बाहर क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि दरवाजे पर पिज्जा डिलीवरी वाला आया है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तो फिर शायद टीवी से कोई भूत आ गया होगा। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने दरवाजा बंद किया और डरावने चेहरे के साथ इधर उधर देखने लगा। ये लड़का तो बिल्कुल डरपोक है। और ज्यादा समय बर्बाद किए बिना हमने खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले जोशुआ छुपने गया और मैंने उसे 5 मिनट में ढूंढ लिया। उस बेवकूफ पढ़ाकू ने रसोई की मेज के नीचे छुपने की कोशिश की थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने बेसमेंट में छुपने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उसने जवाब दिया, अंधेरा मुझे सच में बहुत डराता है। बस यही बात थी। उसने मुझे एकदम सही योजना दे दी। मैंने उससे कहा कि अब मेरी बारी है छुपने की, और यह कि अगर हम लाइट्स बंद कर दें तो ये और भी मजेदार होगा। वह डरा हुआ लग रहा था, लेकिन खुद को जिम्मेदार वयस्क दिखाने के लिए उसने हाँ कर दी। वह दीवार की ओर मुड़ा और गिनती शुरू कर दी। 1 2 3। मैं किचन काउंटर के पीछे छुप गया और उसे देखने लगा। मेरे हाथ में टीवी का रिमोट था। जैसे ही वह मुझे ढूंढने लगा और टीवी के पास आया, मैंने अचानक टीवी को पूरी आवाज में चालू कर दिया। फिल्म के जंप स्केयर की आवाज से उसे लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। अरे यार, सच में तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था डायलन। वह वाकई में बहुत ही अजीब था। उसने टीवी का प्लग निकाल दिया ताकि मैं फिर से ऐसा न कर सकूं। तभी मैंने सोचा कि मैं अपने माता पिता की अलमारी में छुप जाऊं ताकि मैं उसे आखिरी बार डरा कर उस पर कूद सकूं। मैं धीरे धीरे बेडरूम में गया और अलमारी खोली, और तभी मेरा दिल बैठ गया। बेडरूम की खिड़की से आती फीकी चांदनी अलमारी के अंदर पड़ रही थी, जिससे उस अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिख रहा था। अलमारी के अंदर एक छोटे लड़के की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर एक प्लास्टिक बैग लिपटा हुआ था। वह दम घुटने से मर गया था। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। मेरे पैर कांपने लगे। दूसरी बार डोरबेल बजी। अचानक मैंने देखा कि उसकी शर्ट की जेब से एक बटुआ झांक रहा था। कांपते हाथों से मैंने उसे निकाला और उसकी आईडी देखी। आईडी पर नाम लिखा था जोशुआ मिलर।
अगर मेरे असली बेबीसिटर जोशुआ मिलर मेरे माता पिता की अलमारी में मरे पड़े हैं तो फिर मैं अभी किसके साथ छुपन छुपाई खेल रहा हूँ? ओह डायलन, तुम अपने माता पिता की अलमारी में छुपने तो नहीं गए, है ना? मैंने उसके कदमों की आहट कमरे में आते हुए सुनी। मैं जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप गया। मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। मेरे घर में एक हत्यारा है। बिस्तर के नीचे की दरार से मैंने देखा कि एक जोड़ी टांगें अंदर आईं, फिर खुली अलमारी के ठीक सामने रुक गईं। बधाई हो, लगता है तुमने अपने बेबी सिटर को ढूंढ लिया। मुझे लगा कि जिस खेल के लिए मैंने हाँ कहा था वह अब जान बचाने की जंग है। मेरी जिंदगी इसी पर टिकी है। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि हत्यारा मेरी सांसें न सुन सके। अब जब तुमने उसे ढूंढ लिया है तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं काइल हूँ। जोशुआ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सोया। सोच सकते हो, ये घटिया इंसान किसी की गर्लफ्रेंड चुरा ले गया। तो मैंने वही किया जो करना जरूरी था। वह पूरे कमरे में घूमते हुए अपनी कहानी सुनाता रहा। मैं बिस्तर के नीचे से सिर्फ उसकी टांगें देख सकता था। तो कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वह कुछ बेबीसिटिंग की नौकरियां कर रहा है। तभी मैंने उसे मारने का फैसला किया। किसी और के घर में यह करना सुरक्षित था, समझ रहे हो ना? मुझ पर भरोसा करो, मेरा इरादा सिर्फ उसे चोट पहुंचाने का था, न कि तुम्हें या तुम्हारे माता पिता को। मेरा प्लान बहुत सीधा था। उससे पहले जल्दी पहुंच जाना और फिर उसके आने का इंतजार करना, फिर उसे मारना, उसकी लाश छुपा देना जब तक तुम सोने न जाओ, और फिर चुपचाप उसे ठिकाने लगा देना ताकि तुम्हें कुछ पता भी ना चले। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था जब तक कि तुमने पता नहीं लगा लिया। अब मैं क्या करूं? यह कहते हुए वह मेरे माता पिता के बिस्तर पर बैठ गया। उसके पैर लटक रहे थे जो मेरी नाक से लगभग आधा इंच दूर थे। बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई राज छुपा सकते हो। इसका मतलब है कि मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। वह अचानक बिस्तर से कूद पड़ा और सीधे उसके नीचे देखकर चिल्लाया, अब तुम्हारी बारी है मरने की, डायलन। अब किसे डर लग रहा है? मैं भागा और काइल ने मुझे हॉल में दौड़ा लिया। मैं उसके भारी कदमों की आवाज सुन सकता था। मैं जल्दी से ऊपर की ओर भागा और उसने मुझ पर चाकू तान दिया। सौभाग्य से वह मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरी टी शर्ट पीछे से फाड़ दी। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं सीधे अपने कमरे में भागा और उसके अंदर आने से पहले दरवाजा बंद कर लिया। काइल दरवाजे पर झपट्टा और अपनी मुट्ठियों से उस पर जोर जोर से पीटने लगा। मुझे लगा था तुम्हें डरावनी फिल्म पसंद है। ये तुम्हारी डरावनी फिल्म असल जिंदगी में है। बाहर आओ डायलन। अब तुम्हें अपनी बेबीसिटर के कातिल के साथ खेलना है। तभी मैंने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वह पिंजरा वाला था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, उसके पास चाकू है, अभी 911 पर कॉल करो। लेकिन इससे पहले कि पिंजरा वाला पूरी स्थिति समझ पाता, जोशुआ नीचे भागा, दरवाजा खोला और चाकू लेकर उस पर झपटा। शुक्र है पिंजरा वाला उससे ज्यादा ताकतवर था। काफी संघर्ष के बाद उसने काइल को जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। पुलिस को बुलाया गया और काइल को अपने दोस्त, मेरे असली बेबीसिटर जोशुआ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे माता पिता दौड़ते हुए आए। पुलिस से कॉल मिलने के बाद वे मुझे गले लगाकर रो पड़े। मैं उनकी आंखों में डर साफ देख सकता था। मेरे पापा ने मेरी जान बचाने के लिए पिज्जा वाले को अच्छा इनाम दिया। और भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि पुलिस को काइल के बैग में नींद की गोलियां, रस्सी और 3 अतिरिक्त प्लास्टिक बैग मिले। वो आदमी पूरी तैयारी के साथ आया था। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि उसका इरादा मुझे पिज्जा में नशा देकर अपने शिकार से बिना किसी परेशानी के छुटकारा पाने का था। इन दिनों जब भी मेरे माता पिता को रात में बाहर जाना होता है, वे मुझे मेरी दादी के पास छोड़ जाते हैं। वे अब कभी भी किसी बेबीसिटर को नहीं रखेंगे। मेरा नाम लिली है और लगभग 40 साल की उम्र में आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया है। मैं पुलिस अफसर रही हूँ, वॉलंटियर फायर फाइटर भी रही हूँ और यहाँ तक कि ट्रैफिक अफसर भी रही हूँ। इन सब नौकरियों में से क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि सबसे खतरनाक नौकरी मेरी बेबीसिटिंग थी? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, शायद जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी तो आप समझ जाएंगे क्यों। वो मेरा नानी के तौर पर पहला दिन था और उस दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है। मुझे अपने पड़ोसी के परिवार का ख्याल रखना था, वे लोग जिन्हें मैं अपनी पूरी जिंदगी से जानती थी।
उनके बच्चे थोड़े शरारती थे, लेकिन वे मेरे साथ सहज महसूस करते थे। वे मुझे अपने जन्म से ही जानते थे। लिली, क्या आज तुम हमारा ख्याल रखोगी? हाँ एंजी, क्या तुम खुश हो? हाँ। अरे लिली, क्या हम डरावना खेल खेल सकते हैं? देखते हैं। तो बच्चों, लगता है तुम लोग पहले से ही अच्छे से घुल मिल गए हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं इनका ध्यान रखूंगी। विलिस, चिंता मत करो लिली, हमें तुम पर भरोसा है। किसी और से कहीं ज्यादा जिन्हें हम बुला सकते थे। हम कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। ध्यान रखना कि उसे जल्दी सुला देना, ठीक है? नहीं, आज शनिवार है, मैं जल्दी सोना नहीं चाहता। माफ करना दोस्तों, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप लोग लिली की बात सुनिए, तमीज से पेश आओ। हाँ माँ। ठीक है। और इस तरह विलिस परिवार चला गया, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ अकेला छोड़ दिया जिसने मुझसे सवालों की बौछार शुरू कर दी। लिली, मुझे भूख लगी है। लिली, क्या हम रात के खाने से पहले आइसक्रीम खा सकते हैं? लिली, मैं नहाना नहीं चाहती। लिली, लिली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लिली, क्या आप लोग इसे बंद करो? मेरे पास सिर्फ 2 कान हैं, लेकिन हम 2 लोग हैं। लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम 2000 लोग हो। मुझसे एक एक करके बात करो। पहले तुम एंजी। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। अब तुम जेम्स। मैं ब्लडी मैरी खेलना चाहता हूँ। क्या? ब्लडी मैरी, वही हॉरर गेम जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। हमें बस बाथरूम में जाना है, सारी लाइट्स बंद करनी है और शीशे में उसका नाम 3 बार कहना है। और अगर तुम ऐसा करते हो, ब्लडी मैरी प्रकट हो जाएगी। मुझे पता है, मैं जब छोटी थी तो अपने दोस्तों के साथ ये खेला करती थी। वाह, और क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब दिखा? नहीं, ये बस एक मिथक है। दोस्तों, तुम्हें इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि हम खेलेंगे। लेकिन मैंने एनजी से ये भी कहा था कि मैं डिनर बनाऊंगी। नहीं, मैं भी खेलना चाहती हूँ। क्या एनजी, तुम्हारी उम्र सिर्फ 12 साल है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा मैं खेलना चाहती हूँ, तुमने वादा किया था। उफ, ठीक है दोस्तों, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, फिर हम खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ, तुम सबसे अच्छी हो लिली। मुझे पता है। उस पल मुझे खुद को सबसे अच्छा नहीं लगा। मुझे पता था कि मुझे और अधिक सख्ती दिखानी चाहिए थी और बच्चों को लंच के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन मेरे अनुभव की कमी के कारण मैं घबरा गई और मैंने बच्चों की बात मान ली ताकि वे माता पिता के सामने मेरे लिए अच्छा बोलें। कुछ पछतावे और असहजता के साथ मैं उनके साथ चली गई और उन्हें खेल सेट करने में मदद की। अरे, तुम उन कैंचियों से क्या कर रहे हो? ये खेल का हिस्सा है। तुम्हें ब्लडी मैरी के लिए एक जोड़ी कैंची छोड़नी होती है ताकि वह आकर तुम्हें मार सके, वरना वह नहीं आएगी। तुम क्यों चाहोगे कि वह तुम्हें मार दे? क्योंकि वरना वह आएगी ही नहीं। उफ, ठीक है, लेकिन कैंची मैं संभालूंगी। उन्हें मत छूना, समझे? हाँ, हमने सब कुछ तैयार कर लिया और मुझे मानना पड़ेगा कि जब मैंने ये खेल खेला था तो हमने आधा भी नहीं किया था जो करना था, इसलिए मैं थोड़ी डर गई थी। हमने सारी लाइटें बंद कर दी और कुछ मोमबत्तियां जलाकर हम बाथरूम के शीशे के पास गए। बिली, याद रखना कि अगर ब्लडी मैरी आकर मोमबत्तियां बुझा देती है तो तुम्हें उन्हें फिर से जलाना होगा ताकि वह चली जाए। मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ एक खेल है। बहुत सारे संदेहों के साथ मैंने खेल खेलना शुरू किया। मैं शीशे के पास गया और कहना शुरू किया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। एनजी, क्या हुआ? मुझे अब और नहीं खेलना, ये बहुत डरावना है। ठीक है, यहीं रुकते हैं। लेकिन हम बहुत करीब थे। जेम्स, बस करो। क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी बहन कितनी डरी हुई है? चलो ना प्यारी, चलो खाना खाने चलते हैं। क्या? वे सभी एक ही समय पर बाहर कैसे निकल गए? ये ब्लडी मैरी है, ये ब्लडी मैरी है। शांत रहे, ये खूनी नहीं हो सकता मैरी। मैंने उसका नाम भी पूरा नहीं बोला था। लिली, हमारे पीछे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये सच था। हमारे पीछे एक ऐसी आकृति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह एक औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था, कुछ तो पूरी तरह गलत था। मुझे एक अजीब सा माहौल महसूस होने लगा, जैसे कोई दबाव हो। डर ने मुझे जकड़ लिया और बच्चों का हाथ कसकर पकड़ते हुए मैं पीछे पीछे चलने लगा।
बच्चों भागो। हम सब बुरी तरह घबराए हुए एक साथ भागे और डाइनिंग रूम में छिप गए। रास्ते में मैंने लाइट्स जलाने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं कर रही थीं। मैंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भी अटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में फंस गए हों। जब हम सोफे के पर्दों के पीछे पहुंचे तो मुझे एहसास हुआ कि खूनी मैरी बहुत धीमी और डरावनी चाल से हमारी ओर बढ़ रही थी। छिपना बेकार था। किसी तरह उसे पता था कि हम कहाँ हैं, और यह उसकी नजर से नहीं था क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं थीं। बच्चों, अगर मैं मोमबत्तियां जला दूं तो खेल खत्म हो जाएगा। रसोई में जाकर छिपो, मैं बाथरूम की तरफ भागूंगा। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें मार डालेगी। कोई और रास्ता नहीं है जेम्स, मुझे जाना ही होगा। तुम समझते नहीं हो, तुम नहीं कर सकते। जेम्स को बोलने का मौका दिए बिना मैं बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा, उस इकाई को पीछे छोड़ते हुए जो हमारा पीछा कर रही थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला और देखा कि यहाँ जो कैंची थी वह गायब हो चुकी थी। मैंने मोमबत्तियां उठाईं और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। इस स्थिति में मेरी एकमात्र बढ़त यह थी कि ब्लडी मैरी काफी धीमी थी। मुझे लगा कि मैं उसे हराने ही वाला हूँ। तभी मुझे कुछ डरावना एहसास हुआ। चाहे जितनी भी आग हो, मोमबत्तियां जल ही नहीं रही थीं। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही ब्लडी मैरी के सामने डरा हुआ उसके साथ बंद हो चुका था। मैंने अपना लाइटर गिरा दिया और पीछे की ओर रेंगने लगा, रोते हुए बेकार में दया की भीख मांगता रहा। तभी मैंने उस राक्षस की आंखें देखी। दर्द और उदासी की एक लहर मेरे पूरे शरीर में छा गई। जैसे जैसे वह पास आती गई, मैं कुछ नहीं कर सका, बस उसकी आंखों में देखता रहा। हर एक सेकंड जब मैं ऐसा करता, मुझे मौत से भी बदतर एहसास होता था। मुझे लगा जैसे मैं एक अंतहीन खालीपन में खो गया हूँ, जिसमें पीड़ा है जो मेरी भी नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब और जीना नहीं चाहता। यह एक ऐसा एहसास था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वह अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन साथ ही यह मौत से भी बदतर किसी चीज की परिभाषा थी। समर्पण कर दिया। मैंने देखा कि कैसे कैंची धीरे धीरे मेरे शरीर की ओर बढ़ रही थी, मेरी त्वचा को चीरकर मेरी जान लेने के लिए तैयार थी। अचानक रोशनी वापस आ गई और जैसे कुछ हुआ ही न हो, ब्लडी मैरी गायब हो गई। उसके पीछे मैंने एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी, जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां थीं। माफ करना लिली, मैंने उसे बुलाया था। जब तुम लोग रसोई में गए थे, मैंने उसका नाम 3 बार लिया था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जेम्स, तुमने हमें बचा लिया। उसके बाद बच्चे सीधे बिस्तर पर चले गए। वे खाना नहीं चाहते थे, वे नहाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वे सोना भी नहीं चाहते थे। वे वहां रोशनी जलाकर लेटे रहे, मुझसे पूरी रात न जाने की गुजारिश करते रहे। जब माता पिता लौटे तो वे मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन सुरक्षित घर जाने के बजाय मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ रात बिता सकती हूँ, जिस पर वे खुशी खुशी राजी हो गए। और यही था मेरा पहला और आखिरी दिन एक बेबी सिटर के रूप में। कई साल बाद भी मैं उन्हें देखती हूँ। मैं उनके लिए बड़ी बहन जैसी हूँ, लेकिन मैं फिर कभी बेबी सिटिंग करने के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं इस कहानी से मशहूर होने में दिलचस्पी नहीं रखती और न ही आपको यह यकीन दिलाने में कि अलौकिक चीजें सच हैं। मैं आपको यह सिर्फ एक वजह से बता रही हूँ, आपको चेतावनी देने के लिए। कभी भी ब्लडी मैरी मत खेलना, कभी भी ब्लडी मैरी मत खेलना। चाहे आप इस रिवाज पर विश्वास न भी करते हों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इसे सच मानने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मासूम खेल के लिए ब्लडी मैरी प्रकट हो जाएगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मौत से भी बुरा अंजाम आपका इंतजार कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं अब तक अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया हूं। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी निकाल पाऊंगा। थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए, मेरा नाम जैक है। मैं एक बेबी सिटर हूँ जो एक छोटे से शहर में रहता हूँ, जो शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। मुझसे एक परिवार ने संपर्क किया था जो हाल ही में दूसरे राज्य से यहाँ आया था। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी और एक लड़की जो 5 साल की थी। वे लोग बहुत अच्छे परिवार लग रहे थे और बच्चे भी बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे, तो मैंने उनके लिए बच्चों की देखभाल करने के लिए हाँ कर दी। जब उन्होंने पहली बार मुझसे संपर्क किया तो मैं मानता हूँ कि मुझे पूरे मामले को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था। मेरा मतलब है, इन गीक्स को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि छोटे शहरों में बेबी सिटिंग का कितना कम पैसा मिलता है।
उन्होंने जो कीमत मुझे देने की पेशकश की वह मेरी सामान्य कमाई से 3 गुना थी, तो मैं उन्हें मदद करने के लिए बहुत खुश था। मुझे वह फ़ोन कॉल आज भी अच्छी तरह याद है। हाय, मेरे एक दोस्त ने मुझे आपका नंबर दिया था। हम इस शहर में नए हैं और हमें एक बेबीसिटर की तलाश है। क्या आप इसमें रुचि रखेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा नए परिवारों के लिए बेबी सिटिंग करने के मौके ढूंढता हूँ। आपको मेरी कब ज़रूरत है? कल रात का क्या ख्याल है? हमें एक डिनर पार्टी में जाना है और हमें बच्चों को देखने के लिए किसी की ज़रूरत है। वो बहुत अच्छा लगता है। मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उनके लिए बेबी सिटिंग करने के लिए राज़ी नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे एक अच्छे परिवार जैसे लग रहे थे और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं अगले दिन ठीक समय पर उनके घर पहुंच गया। पिता ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का स्वागत किया। नमस्ते, आप ही नई बेबीसिटर होंगी? हाँ, मैं ही हूँ। देरी के लिए माफ कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी ऊपर तैयार हो रही हैं और बच्चे लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं। उन्होंने मुझे घर का चक्कर लगवाया, सब कुछ कहाँ है बताया और फिर अपने बच्चों से मिलवाया। यही वह पहला पल था जब मुझे सच में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लड़की सोफे पर बैठी थी, बिना किसी भाव के टीवी को घूर रही थी। जब उसके पिता ने मेरा परिचय कराया, तब भी उसने मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ट्रांस में हो या कुछ और। वहीं दूसरी ओर लड़का अपनी सीट से उछलकर मेरे पास आया और जोश से मेरा हाथ मिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं टिम्मी हूँ। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, टिम्मी। उसकी ऊर्जा बहुत संक्रामक थी और बाकी परिवार से मिल रही अजीब फीलिंग्स के बावजूद मैं खुद को मुस्कुराते हुए पाया। पिता ने जल्दी से खुद को माफी दी और कहा कि उनकी पत्नी थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी। कुछ मिनट बाद मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी जब वे घर से बाहर चले गए। मैं टिम्मी के बगल में सोफे पर बैठ गया और उससे पूछा कि वह क्या देख रहा है। उसने मुझे कुछ ऐसे शोज के बारे में बताया जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मुझे मानना पड़ेगा मैं सच में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान कहीं और था। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पा रहा था कि पिता ने मुझे अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं चाहती कि मैं वहां रहूं। मैंने इसके बारे में न सोचने की कोशिश की, लेकिन आपको समझना होगा कि मैं पहले से ही पूरी स्थिति को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने तय किया कि टिम्मी से पूछूं कि उसकी माँ कैसी है। मुझे वह पसंद नहीं है। वो बहुत झूठ बोलती है और इससे डैडी को गुस्सा आता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? लेकिन वह अभी घर पर नहीं है ना? बिल्कुल, वह यही है। चलो चलते हैं। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मुझे समझ आ रहा था कि शायद ये सिर्फ बच्चों का कोई खेल है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं टिम्मी के पीछे ऊपर गया और वह मुझे गलियारे के आखिर में एक दरवाजे तक ले गया। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और फिर उसे खोल दिया। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप नई बेबीसिटर से मिलें। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा दिल गले में आकर अटक गया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वहां कमरे के बीचों बीच बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी। वह उम्र में करीब 30 के आसपास लग रही थी और बेहद दुबली थी। उसके बाल उलझे और तैलीय थे और उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से कुछ खाया ही नहीं है। लेकिन उसके बारे में सबसे डरावनी बात शायद उसकी आंखें थीं। वे उसकी खोपड़ी में ढंसी हुई थीं और पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, कोई आंख की पुतली, कुछ भी नहीं। बस 2 काले खाली गड्ढे मुझे घूर रहे थे। वह औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई राक्षस मुझे घूर रहा हो। उसका मुंह थोड़ा सा खुला और वह भारी आवाज में बोली। मैं चीख पड़ा और पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए एक कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर गया। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन टिम्मी रास्ता रोककर खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था और अब मैंने देखा कि उसकी बहन भी उसके साथ आ गई थी। डैडी कहते हैं हम आपको जाने नहीं दे सकते। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ को क्या हो गया है? मैं उनकी ओर बढ़ा। इरादा था कि बस उन्हें धक्का देकर निकल जाऊं और भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने टिम्मी के हाथ में धातु की चमक देखी, मेरा खून ठंडा पड़ गया। वह एक चाकू पकड़े हुए था। डैडी कहते हैं हम आपको जाने नहीं दे सकते क्योंकि फिर आप सबको मम्मी के बारे में बता देंगे। उन्हें बनाना अच्छा लगता है, कभी कभी झूठ मूठ का नाटक करना, और अगर लोगों को पता चल गया तो डैडी दुखी हो जाएंगे। इधर उधर पागलों की तरह देखते हुए मुझे याद है मैंने सोचा था कि यह जरूर कोई बुरा सपना है। यह असली हो ही नहीं सकता था, लेकिन यह सच था और मैं फंस चुका था। मुझे जल्दी से कुछ सोचना था। कमरे में इधर उधर देखते हुए मेरी नजर खिड़की पर पड़ी।
मैं उसकी ओर दौड़ा और उसे खोल दिया, ये सोचे बिना कि मैं तीसरी मंजिल पर हूं। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, मैंने पीछे से टिम्मी और उसकी बहन की चीखें सुनी। मैं घर के किनारे बनी पतली छत पर कूद गया। मैं छत के किनारे किनारे धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उसे सुन सकता था। टिम्मी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, बेकाबू होकर हंसता हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह छत के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। मैंने उस पर चिल्लाकर कहा कि पीछे हट जाओ, लेकिन इससे वह और जोर से हंसने लगा। मैंने फिर से मुड़कर आगे बढ़ना जारी रखा। मैं छत के लगभग अंत तक पहुंच ही गया था कि तभी मैंने महसूस किया कि कुछ तेज चीज ने मेरी टांग को काट दिया। मैं चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया, अपने घाव को पकड़ते हुए। टिम्मी मेरे ऊपर खड़ा था, कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। डैडी कहते हैं अब डिनर का समय हो गया है। नरक में जाओ। मैंने जितनी जोर से हो सका उसकी पिंडली पर लात मारी और वह दर्द से चिल्लाया, चाकू गिरा दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा और छत से नीचे गिरते हुए चीख पड़ा। उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं जब मैं वहीं दर्द में पड़ा हुआ था और मदद के आने का इंतजार कर रहा था। बाद में मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया और मेरी चोटों का इलाज किया गया। मैंने फिर कभी टिम्मी या उसकी बहन को नहीं देखा, लेकिन मैं आज भी उस दिन के बारे में अक्सर सोचता हूँ। आधिकारिक कहानी के अनुसार पिता अपने बच्चों और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था और उन्हें घर में बंधक बनाकर रखता था। माँ को स्टेज 4 कैंसर था और वह मौत के करीब थी। बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि अगर उन्होंने किसी को जाने दिया तो उनकी माँ मर जाएंगी, लेकिन मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया। मुझे आज भी टिम्मी की बहन की बेजान आंखें याद हैं और कभी कभी रात के बीचों बीच मुझे उसकी हंसी अब भी सुनाई देती है। मुझे नहीं पता उस परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं कभी पता नहीं लगाना चाहता। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मैं उन्हें फिर कभी न देखूं।